राजकुमारी और प्रेत। सुल्तानगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप एक बहुत ही दयालु और नेक राजा थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए थे। उनके राज्य में हर दिन कई भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता था और बेसहारा लोगों की मदद की जाती थी। महेंद्र प्रताप और उनकी रानी ज्योत्सना को कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। महल के सारे सुखों के बाद भी ज्योत्सना बहुत उदास रहा करती थी और महाराज से उनकी उदासी देख ही न गई। महारानी जी, आप क्यों हर वक्त परेशान रहती हैं? आप तो जानते ही हैं महाराज, इतने साल हो गए हैं हमारे महल में बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं सुनाई दी हैं। महारानी जी, अब हमारी किस्मत में ही कोई संतान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? भाग्य मानकर इस बात को अपना लीजिए और अब बच्चे की उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। महाराज, आपके लिए ये कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं। महाराज का मन भी अब उदास हो चुका था। वो अपना मन ठीक करने के लिए बिना किसी को बताए शिकार पर निकल गए। शिकार ढूंढते ढूंढते महाराज को 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा था और खाली हाथ वापस जाना उन्हें शोभा नहीं देता। वे जंगल के अंदर जाते रहे और घने जंगल के बीचों बीच एक नदी के पास उन्हें एक हिरन पानी पीता हुआ नजर आया। राजा हिरन को देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन बोले, आज तो ये स्वर्ण मुर्ग मेरे हाथों मारा जाएगा, लेकिन इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। महारानी के बाग में जब ये खेलेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उस हिरन को पकड़ने के लिए महाराज उस पर नजर रखने लगे। पानी पीकर जब वह हिरन जाने लगा, तब महाराज ने अपने साथ लाया हुआ जाल हिरन के ऊपर फेंक दिया और हिरन गिरकर छटपटाने लगा। महाराज उसके पास पहुँचे और बोले, पास में से तो ये हिरन और भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। अब बस थोड़ी देर में जब ये शांत हो जाएगा तब इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हिरन को जाल में अच्छे से बांधकर महाराज नदी के पास पानी पीने आ गए। मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चों का जन्म होने वाला है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है, वह परेशान होगी। महाराज हिरन के पास आ गए और उसे देखकर अचंभित हो गए। बोलने वाला हिरन, तुम कौन हो और बातें कैसे कर लेते हो? हमारे ऊपर वन देवता की विशेष कृपा है, हम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। मुझे जाने दो, मुझे अपने बच्चे को देखना है। अगर मैं अपनी महारानी को बोलने वाला हिरन दिया तो वो बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मुझे जाने दो, बदले में तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं खुद ही एक राजा हूँ, मुझे भला क्या कमी होगी? और ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जिसे पाकर तुम्हारी रानी बहुत खुश होगी, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम भाग गए तो? मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल चीज दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। महाराज ने हिरन की बात मानकर उसे आजाद कर दिया और उसके साथ जाने लगे। हिरन चलता हुआ जंगल में एक पहाड़ी पर आया और वहाँ पहुंचकर उसने महाराज का इंतजार करने के लिए कहा। महाराज, आप यहीं रुकिए, इंसानों को यहाँ से आगे आने की अनुमति नहीं है। मैं अपने परिवार से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। महाराज वहाँ रुककर हिरन के आने का इंतजार करने लगे और थोड़ी देर बाद वह हिरन लौट कर आया। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। बताओ, तुम मुझे क्या अनमोल चीज देना चाहते हो? महाराज, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं है और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। तुम यहाँ से पश्चिम में जाना, वहाँ पर वन देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके सेवा 500 सालों से एक ही संत गोरखनाथ करते आ रहे हैं।
उनके आशीर्वाद से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, मैं वहाँ जाऊंगा। हिरण की बात मानकर महाराज पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगे। एक दिन का सफर तय कर महाराज उस मंदिर में पहुँच गए। वह मंदिर बहुत ही भव्य था और वहाँ वन देवता की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित थी। कितना प्राचीन मंदिर है ये, इंसानों की नजरों से छिपा हुआ। ओ राजन, प्रभु आपको मेरे आने के बारे में पहले से ही ज्ञात है? मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे दुख का कारण भी। क्या मेरे भाग्य में कोई संतान है? हाँ, ये चावल ले जाओ और इसकी खीर बनाकर अपनी रानी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। संत गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर महाराज अपने महल लौट आए और महल आकर उन्होंने महारानी को वो चावल दिए और खीर बनाकर खाने के लिए कहा। संत गोरखनाथ की कृपा से महल में जल्दी ही एक सुंदर पुत्री का आगमन हुआ। ये हमारी पुत्री, हमारा एक अनमोल तोहफा है। आज से इसका नाम भी अनमोल ही होगा। महाराज ने राजकुमारी का नाम अनमोल रख दिया। अनमोल देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल थी। समय के साथ जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके गुण सबके सामने आ रहे थे और जो भी उसके बारे में सुनता उसका मुंह आश्चर्य से खुला ही रहता था। महाराज भी अपने पुत्री अनमोल को बहुत प्रेम करते थे और अपने पिता की तरह ही अनमोल को भी शिकार का बहुत शौक था। ये देखो चित्रा, आज तो हमने एक बाघ का शिकार किया है। इस बाघ को देखकर पिताजी बहुत खुश होंगे। अनमोल, बहुत समय हो गया है, अब हमें महल लौट जाना चाहिए। चित्रा, हम जंगल के बहुत अंदर हैं। अगर हमने महल जाने के लिए बाहर निकलना शुरू किया तो रात हो जाएगी। हमें आज की रात यहीं गुजारनी चाहिए। हम कल सुबह चलेंगे। ठीक है। चित्रा और अनमोल अपने अस्त्र शस्त्र रखकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहा करता था जो अनमोल को देखकर उस पर मोहित हो गया था। ये राजकुमारी कितनी सुंदर है। इसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें और ये मनमोहक मुस्कान। मैं इससे ही विवाह करूँगा। उस प्रेत की बात सुनकर पेड़ पर रहने वाला सुनहरा सांप हंसने लगा और प्रेत का मजाक बनाते हुए बोला, सपने देखो तो कितने बड़े हैं तुम्हारे, और इस पेड़ से तो नीचे उतरने की हिम्मत भी नहीं तुम्हारी। भूल गए क्या, अगर तुम इस पेड़ से उतरे तो जलकर राख हो जाओगे। बताओ तो कैसे करोगे विवाह इस राजकुमारी से? तुम हो ना इसमें मेरी मदद करने के लिए, बस सही समय आने दो। सुबह होने पर राजकुमारी अनमोल अपनी सहेली चित्रा के साथ महल लौट गई। महल में लौटकर राजकुमारी अनमोल ने देखा कि महल में चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? राजकुमारी, महाराज का घोड़ा लगाम से बाहर हो गया है और वह सबको मारता फिर रहा है। अरे तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? हम उसे काबू करेंगे। क्या बात कर रही हो अनमोल? वो घोड़ा ऐसा वैसा घोड़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही तेज और ताकतवर घोड़ा है। उसे कैसे काबू करेंगी आप? आप उसकी चिंता न करें। राजकुमारी अनमोल अस्तंबल के पास आ गई और चित्रा भागती हुई महाराज के पास गई। महाराज, महाराज, वो राजकुमारी अनमोल आपके घोड़े को काबू करने के लिए अस्तंबल में गई है। क्या कहा? ये लड़की भी ना, 2 दिन में इसका जन्मदिन है। अगर कहीं घायल हो गई तो सब रखा रह जाएगा। महारानी जी, आपको उसके जन्मदिन की चिंता है, हमें डर है कि कहीं अनमोल हमारे घोड़े को नुकसान न पहुंचा दे। आप दोनों से कुछ कहना ही बेकार है। अभी लोग मिलकर अस्तंबल में आ गए और देखने लगे कि कैसे राजकुमारी अनमोल घोड़े से लड़ रही है। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार राजकुमारी अनमोल ने घोड़े को काबू कर लिया और उस पर सवार होकर महाराज के पास आई। 2 दिन में आपका जन्मदिन है, जाइए, ये घोड़ा हमारी तरफ से आपको तोहफा। धन्यवाद पिताजी। 2 दिन बाद राजकुमारी अनमोल का जन्मदिन आने वाला था, जिस कारण से महल में चहल पहल काफी बढ़ गई थी।
जन्मदिन वाले दिन महाराज ने राज्य में कई सारे उपहार बंटवाए और प्रजा में मिठाई और व्यंजन भी बांटे गए। दरबार में राजकुमारी को कई सारे उपहार मिल रहे थे। वहीं उसी दरबार में आज राजकुमारी के लिए स्वयंवर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दूर से राजकुमार राजकुमारी अनमोल से विवाह करने की इच्छा को लेकर आए थे। आज हमारी राजकुमारी अनमोल का जन्मदिन है। आप सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत सारे उपहार दिए हैं। हम आप सभी का प्यार देखकर बहुत खुश हैं। आइए अब हम स्वयंवर शुरू करते हैं। पिताजी के आदेश से राजकुमारी अनमोल वरमाला लेकर राजकुमारों को देखने लगी। सभी राजकुमार देखने में एक से बढ़कर एक थे। पिताजी, हमें इनमें से एक भी राजकुमार पसंद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा राजकुमार लेकर आएंगे। आप सभी यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, हम भी अब बहुत थक चुके हैं। हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। राजकुमारी, आपको कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया? कितने तो सुंदर सुंदर राजकुमार थे वहाँ पर। ऐसे आपका विवाह कैसे होगा? हम कुछ नहीं जानते। जब तक हमें कोई अच्छा नहीं लगेगा, हम विवाह नहीं कर सकते। सही है, आप राजकुमारी हैं, आपकी अपेक्षाएं भी बहुत होंगी। हर कोई आपके लायक तो नहीं हो सकता। इधर दरबार में महाराज और उनकी मंत्री आपस में चर्चा कर रहे थे कि तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमारी का विवाह किसी अच्छे राज्य के राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से राजकुमारी किसी को भी पसंद नहीं करती है, हमें तो लगता है किसी और देश का राजकुमार ही उन्हें पसंद आएगा या वो कोई और ही होगा। मंत्री जी, राजकुमारी हमारी बेटी है। उनका विवाह हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं कर सकते। आप चाहे दूसरे देश से लाएं, पर उनके लिए वर चुनकर ही लाएं। महाराज को राजकुमारी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। वो चाहते थे कि राजकुमारी के लिए लाखों में एक कोई राजकुमार होना चाहिए, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही था। राजकुमारी अपनी सखी चित्रा के साथ अपने कमरे में चली गई और जैसे ही बिस्तर पर बैठी, वैसे ही उसके नीचे छिपे हुए सांप ने राजकुमारी को डस लिया। राजकुमारी, क्या हुआ आपको? सैनिकों, राजवैद्य को बुलाओ। राजकुमारी को सांप ने डस लिया है। राजकुमारी को डसने के बाद सांप वहाँ से भाग निकला और महल में हड़बड़ी मच गई। महाराज और महारानी राजकुमारी के पास आ गए। राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज, राजकुमारी एक गहरी मूर्छा में जा चुकी है। इन्हें जिस सांप ने काटा है वह कोई आम सांप नहीं है। इसके जहर की काट इसका खुद का जहर ही है। आप उस सांप को ढूंढ कर ले आइए तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे? यह सांप दिखने में सुनहरे रंग का होगा। सैनिकों, महल के आसपास और पूरा जंगल छान मारो। वह सांप बचकर नहीं जाना चाहिए। महाराज का आदेश मानकर सभी सैनिक उस सांप की खोज में लग गए। इधर वो सांप उसी पेड़ पर वापस लौट आया। तो तुमने अपना काम कर ही दिया। हाँ, लेकिन अब राजकुमारी तो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई है। अब उसे कौन बचाएगा? और इसमें तुम्हारा क्या फायदा? वह सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। तुम उनके सामने जाओगे और फिर तुरंत पेड़ के तने में छिप जाना। जैसे ही सैनिक पेड़ के पास आए, सांप उन्हें नजर आया और फिर पेड़ के तने में आकर छिप गए। वो देखो, वो रहा सांप उस पेड़ में। ये पेड़ तो बहुत घना है। इसके तने के भीतर से सांप तभी निकल सकेगा जब हम इस पेड़ को काटेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो पेड़ को काट दे। सैनिक पेड़ काटने में जुट गए। पेड़ के तने में छिपा बैठा सांप घबरा गया। वह प्रेत से बोला, अरे तुम मुझे बचाओगे या नहीं? ये लोग पेड़ काट रहे हैं और मुझे भी पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सैनिकों ने जैसे ही पेड़ को काट कर गिरा दिया, प्रेत आजाद होकर निकल गया और एक लड़के के रूप में प्रकट होकर सैनिकों से बोला, अरे अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो?
इस सांप ने राजकुमारी को काट लिया है। महाराज का आदेश है इस पेड़ के अंदर छिपे सांप को पकड़ने का। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अगर ये सांप मर गया तो राजकुमारी को कैसे बचाओगे? तुम लोग दूर हटो, मैं इस सांप को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तुम्हें बाहर निकालो और इस सांप को लेकर महल में चलो। प्रेत ने आगे आकर सांप को पकड़ लिया और सैनिकों के साथ महल में आ गया। ये लड़का कौन है? महाराज, इसने सांप को पकड़ने में हमारी मदद की है। महाराज, इस लड़के से कहिए कि इस सांप से राजकुमारी को दोबारा डसवा दे। महाराज, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जैसे ही राजकुमारी होश में आएंगी, आपको मेरा विवाह उनसे करवाना होगा और उन्हें मेरे साथ भेजना होगा। ये कैसी शर्त है? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो और किसके सामने कह रहे हो? मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप भी देखिए कि राजकुमारी की जान मेरे हाथ में है। अगर मैं अभी चाहूँ तो इस सांप को मार सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। आपकी भलाई इसी में है। प्रेत सांप को लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा और सांप ने राजकुमारी को दोबारा डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमारी होश में आ गई और उठकर खड़ी हो गई। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है? राजकुमारी, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है और अब शर्त के अनुसार तुम्हें इनसे विवाह करना होगा। हमें माफ कर देना राजकुमारी, हमने आपकी इच्छा के बिना इनसे वादा कर दिया। पिताजी, आपने जो कुछ भी किया वह सब परिस्थिति देख कर ही किया है। आपकी शर्त को मैं पूरा करूंगी और इनसे विवाह भी करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर प्रेत बहुत खुश हुआ और महाराज ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रेत राजकुमारी को लेकर जंगल पार करता हुआ एक खंडहर स्थान पर आ गया और राजकुमारी के सामने अपने असली रूप में आते हुए बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो और तुम यहीं रहोगी। इतनी सुंदर राजकुमारी ऐसे कांटों में और वीरान जगह पर कैसे रहेंगी? तुमने विवाह तो कर लिया, लेकिन राजकुमारी के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं है यहाँ। तुम एक प्रेत हो। तुमने छल से मेरे साथ विवाह किया है। तुमने धोखा दिया है मुझे और मेरे पिताजी को। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें यहीं रहना होगा सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी वहाँ से चली गई और राजकुमारी को जाता देख सांप बोला, ये क्या, राजकुमारी तो चली गई। वो कहीं नहीं जा पाएगी। जब तक मैं ना चाहूँ उसे महल का रास्ता नहीं मिलेगा। इस प्रेत से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होगा। मैं वो रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगी। राजकुमारी जंगल में भटकते हुए वापस उसी खंडहर में आ गई और थक कर सो गई। दिन बीतने लगे और राजकुमारी रोज अपने महल का रास्ता खोजने निकलती और शाम होते ही थक हार कर वापस लौट आती थी। क्या हुआ, मिल गया रास्ता अपने राज्य में लौटने का? एक दिन तुम्हारे इस जादू से मैं बचकर भाग जाऊंगी। अब तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें अपना जीवन यहीं व्यतीत करना है? नहीं, मैंने अगर यहाँ से जाने का रास्ता नहीं खोजा तो मेरा नाम भी राजकुमारी अनमोल नहीं। एक दिन राजकुमारी महल का रास्ता खोजते खोजते हिरणों के गुफा के पास में जा पहुँची। अरे वाह, कितने सुंदर हिरन हैं। ये तो बहुत ही प्यारे हैं। लड़के, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे अपने राज्य वापस लौटना है, लेकिन तुम बोल कैसे सकते हो? हम अलग प्रकार के हिरन हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई हो? यहाँ तो कोई इंसान आ ही नहीं सकता। मुझे एक प्रेत ने अपने जाल में फंसा रखा है। मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। ऐसी बात है तो तुम्हें बाबा गोरखनाथ की मदद लेनी चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में वन देवता का मंदिर है, वे वहीं पर रहते हैं। राजकुमारी घूमते हुए वन देवता के मंदिर में जा पहुँची। ये मंदिर कितना भव्य है और यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्ति लगी हुई है। कई सालों पहले तुम्हारे पिता यहाँ आए थे और आज तुम भी आ गई। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मांगा था और वन देवता ने ही तुम्हें उनकी झोली में डाला था। तुम उनके लिए अनमोल हो और अब तुम यहाँ फंसी हुई हो। मैं क्या करूँ बाबा?
मुझे अपने महल जाना है। उस प्रेत ने छल से मुझसे विवाह किया है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। बेटा, जो होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है, लेकिन अगर तुम उस प्रेत से मुक्ति पाना चाहती हो तो तुम ये खंजर ले जाओ और मौका पाते ही उसकी छाती चीर देना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजकुमारी खंजर लेकर वापस आ गई और प्रेत के सोने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने देखा कि प्रेत सो चुका है और सांप भी वहाँ नहीं है, उसने आगे बढ़कर खंजर सीधा प्रेत की छाती में घोंप दिया। प्रेत के मुंह से आह निकलकर रह गई और थोड़ी ही देर में प्रेत का शरीर एक सुंदर राजकुमार में और वह खंडहर स्थान एक बड़े और भव्य महल में बदल गई। ये सब क्या है? तुम कौन हो और वह प्रेत कहाँ गया? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप? कैसा श्राप? हाँ श्राप। आज से कई साल पहले मैं यहाँ का राजकुमार हुआ करता था। मैं विक्रमवीर और मेरा दोस्त धर्मवीर, हम दोनों मिलकर बहुत ही उत्पात मचाया करते थे। यह राजकुमार अभी से ऐसे है तो राजा बन जाने पर तो हम सबको परेशान कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं, आखिर राजा तो इन्हें ही बनना है। आए दिन राजकुमार विक्रमवीर कोई न कोई नया और अटपटा आदेश जारी करते रहते थे। सुना 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 सभी लोग सुना, राजकुमार विक्रमवीर का आदेश है, आज के बाद सभी मर्द पायल पहनकर ही बाहर आएंगे जाएंगे। ये कैसा आदेश है, हम इसे नहीं मानते। राजकुमार विक्रमवीर ने कहा है कि जो भी इस आदेश को मानने से इनकार करेगा उसे महिलाओं की तरह वस्त्र पहनाकर राज्य में घुमाया जाएगा। राजकुमार के आदेश से डरकर राज्य के सभी आदमी पायल पहनकर बाहर घूमने लगे। अरे वाह मित्र, तुमने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला है मनोरंजन का। जहाँ देखो वहाँ पर ही छन छन छन। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार इन लोगों को बाल लंबे रखने का आदेश भी दे दूँ। सच कहा। चलो क्यों ना कल हम दोनों शिकार पर जाएं। ठीक है, कल हम शिकार पर चलेंगे। विक्रमवीर और धर्मवीर दोनों ही अपनी मस्ती में खोए रहते थे। अगले दिन दोनों दोस्त तैयार होकर शिकार पर निकल गए। आज पूरा दिन बीतने को आया, कोई अच्छा शिकार नहीं मिला है। कोई बात नहीं, चलो आज जंगल की ओर अंदर चलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों दोस्त जंगल के भीतर चले गए और शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सुंदर पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया। ये देखो मित्र, कितने सुंदर पक्षी हैं। हाँ चलो इन्हें पकड़ते हैं। देखते हैं पहले कौन पकड़ता है। विक्रमवीर ने उन पक्षियों को पकड़ने के लिए तीर चलाया और उस तीर के लगने से एक पक्षी की मौत हो गई। दूसरा पक्षी अपने साथी की मौत से बहुत दुखी हुआ और बोला, तुम दोनों दोस्तों के मनोरंजन के कारण आज मेरे साथी की मौत हो गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा के लिए प्रेत बनकर इस पेड़ पर रहोगे और तुम्हारा ये दोस्त एक सांप की तरह रहेगा। तुम दोनों अपना अतीत भूल जाओगे। उस पक्षी के श्राप की वजह से राजकुमार विक्रमवीर प्रेत और उसका दोस्त सांप बन गए। उसके साथी ने मुझे श्राप दिया था कि मैं सब कुछ भूलकर पेड़ पर एक प्रेत के रूप में रहूंगा और जब कोई मुझे मुक्त करने का रास्ता ढूंढेगा तभी मुझे सब कुछ याद आएगा। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अच्छा, शायद इसलिए ही बाबा गोरखनाथ ने कहा था जो होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब तो मैं एक राजकुमार बन गया हूँ, तो क्या तुम अब भी मुझे छोड़कर जाओगी? नहीं, लेकिन अब तो आप मेरे राज्य में चल सकते हैं। मेरे पिताजी को चिंता से मुक्ति दिलाना है। राजकुमारी अनमोल और राजकुमार विक्रमवीर अपने राज्य में वापस लौट आए और महाराज और महारानी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए।